जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से दोस्तों। ये पहली खबर है अनलॉक 4। केंद्र के परामर्श के बिना राज्यों में लॉकडाउन नहीं, यानी कि केंद्र के परामर्श के बिना राज्य में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। और 21 सितंबर से राजनीतिक, धार्मिक और ये सामाजिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है। देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरुआत किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों मेट्रो रेल चालू करने की बात कही गई है, वो भी 7 सितंबर से, वो भी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। यानी कि 21 सितंबर से यहाँ पे 100 व्यक्तियों के साथ आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, राजनीतिक कार्य कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यानी कि स्कूल कॉलेज की बात जो की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो ये 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। और हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कुछ छूट मिली है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में 50% तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारी का ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। यानी कि जो 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं उन्हें टेली काउंसलिंग या इस तरह से कोई ऑनलाइन शिक्षण के लिए बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षक मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी। राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर स्थानीय लॉकडाउन नहीं करेगी दोस्तों। साथ में अब यहाँ ये भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें गाइडलाइन जारी किया गया है। तो इसमें है कि स्कूल जाकर शिक्षकों से ले सकेंगे सलाह। और यहाँ पे पीजी और पीएचडी के छात्रों को यहाँ राहत दी गई दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थान केवल उन्हीं के लिए खुलेंगे जो पीएचडी कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के वैसे छात्र ही कॉलेज जा सकेंगे जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र हैं। उच्च शिक्षण संस्थान राज्य सरकार से बातचीत कर इजाज़त ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आवागमन की छूट मिली है दोस्तों, और सुविधा भी बढ़ी है, जिसमें व्यक्ति और वस्तुओं के राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा अब। और आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या रहेगा बंद, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अभी बंद रहेंगे नियमित रेल सेवा। यहाँ पे रेल की जो बात की जाए, ट्रेन अभी विशेष ट्रेन को छोड़ के बाकी सारी ट्रेनें बंद रहेंगी। वंदे भारत के तहत संचालित उड़ानों को छोड़कर सभी नियमित उड़ानें यहाँ पे होंगी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और ये क्लोज थिएटर सारे अभी बंद रहेंगे दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ और है, 21 सितंबर से ओपन थिएटर शुरू। धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इसमें शामिल होने वाले के लिए मास्क जरूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा अनिवार्य होगी। और 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोलने की अनुमति, यानी कि दोस्तों ओपन थिएटर खोल के आप ये कर सकते हैं। और साथ में 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ आप धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मास्क लगाना जरूरी है, और थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब देखते हैं आज की दूसरी खबर पे दोस्तों। दूसरी खबर है जेई से पहले होगी नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की काउंसलिंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जेई की बात करें तो जेई से पहले हो जाएगी यहाँ पे नर्सिंग की काउंसलिंग। तो देखते हैं नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर की काउंसलिंग जेई से पहले होगी। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद सरकार को आयोग इसके लिए अधिक अधिकारी मुहैया कराने के लिए पत्र लिखेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बैठक होगी और उसमें कहा जाएगा कि अधिकारी को मुहैया कराया जाए। और 10 से 15 सितंबर के बीच ट्यूटर की काउंसलिंग होने की संभावना है। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10 से 15 सितंबर के बीच यहाँ पे ट्यूटर की काउंसलिंग होने की संभावना है, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह में मेडिकल काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देख लीजिए, उसके बाद ट्यूटर की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल बनाने और अभ्यर्थियों को उसकी सूचना दी जाएगी। नियम के अनुसार काउंसलिंग की तिथि से कम 8 दिन पहले अभ्यर्थियों को सूचना देना जरूरी है। ऐसे में 10 सितंबर के बाद ही यह शुरू हो पाएगा। और यहाँ पे काउंसलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 501 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। और उसके बाद इसमें और है कि सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 2 से 3 दिन में पूरा किया जाएगा। यानी कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं 501 अभ्यर्थियों को। अब देखते हैं आज की अगली खबर पे दोस्तों। अगली खबर है पीयू में 6 सितंबर के बाद जारी होगा थर्ड ईयर का परीक्षा शेड्यूल।
यहाँ पे देखिए पटना यूनिवर्सिटी में जो है दोस्तों 6 सितंबर के बाद ही होगा तीसरे ईयर का यानी कि थर्ड ईयर का परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा। जो अभी तक नहीं हुआ है उसका शेड्यूल 6 के बाद जारी होगा। पटना यूनिवर्सिटी में 6 सितंबर को यूपीएससी की एनडीए परीक्षा के संचालन के बाद ही परीक्षा शेड्यूल जारी करेगा। दोस्तों 6 सितंबर को शायद एनडीए की एग्ज़ाम है वहाँ पे, जिस कारण से अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया थर्ड ईयर के लिए, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो उसके बाद इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। शनिवार को भी शेड्यूल नहीं जारी हो सका क्योंकि अगले दिन कुछ दिनों तक छुट्टी है। इसके बाद जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो इस पर विचार किया जाएगा। सितंबर दूसरे से तीसरे सप्ताह परीक्षा पीयू के रजिस्ट्रार कर्नल मनोज मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारी अटकलें समाप्त हो गई हैं, अब हर हाल में परीक्षाएं होंगी। यानी कि दोस्तों कॉलेजेस खुलेंगी, एग्ज़ाम भी हो करवाया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि हर चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में सितंबर में फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएंगी और इसके बाद अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। उधर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा कोई भी शेड्यूल परीक्षा की जारी नहीं किया जा रहा है। यानी कि अभी पाटलिपुत्रा के द्वारा अभी कोई शेड्यूल ऐसा जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में आपको दोस्तों सितंबर में ये जारी हो जाएगा और सितंबर में ही एग्ज़ाम कराने की संभावना है। अब देखते हैं अगली खबर पे दोस्तों। अगली खबर है यहाँ पे जेई मेन के को लेकर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पे देखिए तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई है और 1 से 6 सितंबर तक होनी है परीक्षा। और बिहार की बात करें तो बिहार में यहाँ पे 7 शहर हैं जिनमें 43 सेंटर बनाए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ पर भागलपुर में 4 है, दरभंगा में 5, इस तरह से गया, पटना, आरा, ये सब में यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया है कि 99% वालों को पहली प्राथमिकता वाले शहरों का आवंटन दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए जेई मेन में 1 से 6 सितंबर तक आयोजित होगा। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिहार के लिए 7 शहरों में 43 सेंटर बनाए हैं। एनटीए के अनुसार यह परीक्षा पटना के 20 इस तरीके से बताया गया है, भागलपुर के 4, दरभंगा के 5, गया के 4, मुजफ्फरपुर के 6, पूर्णिया और आरा के 2 सेंटर पर आयोजित होगी। एनटीए ने बताया है कि 99% स्टूडेंट्स को पहली प्राथमिकता वाले शहरों का आवंटन किया गया। यानी कि दोस्तों कि 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहला चॉइस जो दिया था वही चॉइस को मद्देनज़र पहला रखा गया है। यानी कि जो बच्चे सबसे पहले पटना सेलेक्ट किए हैं तो उन्हें पटना ही दिया गया है। अगर किसी ने मुजफ्फरपुर अपना होम टाउन अगर है तो अगर वो होम टाउन में मुजफ्फरपुर डालें तो उन्हें होम टाउन मुजफ्फरपुर ही सेंटर दिया गया है। और यहाँ देखा जाए तो बिहार में जेई मेन में 2 में क्या है 61,583 अभ्यर्थी शामिल हो। यानी कि यहाँ जेई मेन में दोस्तों 61,000 बच्चे शामिल होंगे बिहार से और 43 सेंटर बनाए गए। वहीं जनवरी में जो हुई थी परीक्षा उसमें 53,000 बच्चे शामिल हुए थे और इसके लिए मात्र 27 सेंटर बनाए गए थे। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो पिछली बार 27 ही सेंटर थे और लगभग 53,000 बच्चे थे और इस बार 43 सेंटर बना करके 61,000 बच्चे का एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना से बचाव के लिए सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई है दोस्तों। अब देखते हैं आज की अगली खबर पे दोस्तों। अगली खबर है पटना वुमेंस कॉलेज में परीक्षा का नोटिस जारी। यानी कि पटना वुमेंस में अब परीक्षा का शुभारंभ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, पटना वुमेंस कॉलेज की वेबसाइट पर दूसरे सेमेस्टर यानी कि 2019-20 और चौथे सेमेस्टर 18-20 की अंतिम परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें बीएड, एमए होम साइंस, पीजीएफडी और पीजीडीसीए की छात्राएं शामिल होगी। अंतिम परीक्षा की 23 सितंबर से शुरू होगी और 3 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। छात्राएं बाकी जानकारी कॉलेज की वेबसाइट से ले सकती हैं। इसके साथ ही कॉलेज में नए सत्र के लिए विभिन्न विषयों की ऑनलाइन एंट्रेंस परीक्षा जारी। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे एग्ज़ाम तो होना ही है, साथ में जो नए विषय और जो नए एडमिशन लेंगे उसके लिए भी ऑनलाइन एंट्रेंस परीक्षा जारी हो रही है। 2 सितंबर को बीबीए की ऑनलाइन परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। यानी कि बीबीए में जो एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों उनका एग्ज़ाम जो है 11 बजे से लेकर 12:30 तक होगा। छात्राओं को 90 मिनट में 75 MCQ सवालों का हल करना होगा। इसी तरीके से बताया गया दोस्तों, यानी कि एग्ज़ाम यहाँ पे चालू कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 8 सितंबर को बीएससी ऑनर्स के लिए और यहाँ पे 12 सितंबर को बीए ऑनर्स का भी मॉक टेस्ट आयोजित होगा। यानी कि सारी परीक्षाएं अब धीरे धीरे आयोजित की जा रही है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 154 पदों पर होगी नियुक्ति। यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन के 147 सहायक प्राध्यापकों के पद पे नियुक्ति होगी। यानी कि यहाँ पे सहायक प्राध्यापक पद पे आपको 147 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी और कुल मिलाकर देखा जाए तो 154 पदों पे यहाँ पे नियुक्ति होगी।
यहाँ पे देख लेते हैं पूरी खबर दोस्तों। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 147 प्राध्यापक व रसायन के 7 सह प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। शनिवार को दोनों विज्ञापन के लिए अलग अलग विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित कर बीपीएससी ने अलग अलग आवेदन मांगे। यानी कि दोस्तों बीपीएससी ने दोनों फॉर्म के लिए अलग अलग यहाँ पे मांगे हैं आवेदन, और लेकिन आवेदन करने की तिथि दोनों में एक ही रखी गई है। दोनों को 1 से 18 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जबकि 23 सितंबर तक शुल्क भुगतान और 30 सितंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी। तो देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर 147 यहाँ पे सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, और रसायन के लिए 7 सह प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे गणित के 8 प्राध्यापकों की भी भर्ती होगी यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2 पदों पर नियुक्ति की, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 154 पदों की नियुक्ति की बात यहाँ कही गई है। अब देखते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है दोस्तों क्लैट 7 को नहीं 28 सितंबर को होगा। यानी कि दोस्तों पहले यह 7 सितंबर को होने वाला था और अब यह 28 को होगा। देख लेते हैं पूरी खबर। 7 सितंबर को होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2020 को स्थगित कर दिया गया है। अब परीक्षा 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे से 4 बजे आयोजित होगी। परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी को आप कंजोर्टियम यहाँ पे देखिए वेबसाइट है ofnlus.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। कंजोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आपको परीक्षा की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। अभी कई राज्यों में कोरोना और बाढ़ की वजह से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 को नहीं बल्कि अब 28 सितंबर को होगा। आप यहाँ पर ये वेबसाइट पे आप जा कर के यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं आज की अगली खबर दोस्तों। अगली बहुत इंपॉर्टेंट खबर है छात्रों के लिए जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इग्नू में कल तक नामांकन। इग्नू में कल तक नामांकन यानी कि 31 तक नामांकन और तिथि बढ़ना तय। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त तक नामांकन लिया जाएगा, लेकिन इसकी तिथि बढ़ना तय है क्योंकि इग्नू में अब तक 50% से भी कम नामांकन हुए हैं। वही पटना क्षेत्रीय कार्यालय में पिछले वर्ष के मुकाबले 40% ही नामांकन हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इग्नू में अभी तक हर साल के मुकाबले इस साल 50% से कम नामांकन हुए हैं। और जहां तक पटना रीजनल ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ पे 40% ही अभी तक नामांकन हुए हैं। इसके पीछे का कारण है राज्य में बाढ़ की स्थिति और कोरोना से लोगों की आर्थिक स्थिति में कमी बताया जा रहा है। इससे नामांकन की तिथि बढ़ने की काफ़ी संभावना है। तिथि बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। सोमवार को कोई नया तिथि जारी होने की उम्मीद है। उधर NOU में भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है दोस्तों। यानी कि जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो कल तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन तिथि बढ़ना तय है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप आवेदन कल तक ही कर दीजिए, तिथि बढ़ने का इंतज़ार नहीं कीजिए। अब देखते हैं अगली खबर पे दोस्तों। अगली खबर हमारी जापानीज़ लैंग्वेज सीखने को 31 तक आवेदन। हाँ जी दोस्तों, जो बच्चे जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो मगध महिला के यहाँ पे देखिए पूरी खबर देख लेते हैं। मगध महिला कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं जापानीज़ लैंग्वेज एवं कल्चरल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है। यानी कि जो बच्चे यहाँ पे मगध महिला के स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज और कल्चरल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट मगध महिला college.org से फॉर्म डाउनलोड कर दी गई जानकारी पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। यह 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें छात्राओं का एडमिशन सेल्फ फाइनेंसिंग के बेसिस पर होगा। इसमें कुल 50 सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा बल्कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तर्ज पर यहाँ एडमिशन होगा। इसमें छात्राओं को 7200 रुपये फीस देने होंगे। यानी कि दोस्तों जो मगध महिला कॉलेज में पढ़ रही छात्राएं हैं वो जापानीज़ लैंग्वेज और कल्चरल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर सकती हैं और यहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। जो पहले बच्चे जाएंगे और उन्हें पहले एडमिशन होगा। यानी कि यहाँ पे कुल 50 सीटें हैं, जो पहले 50 पहुँचेंगे उन्हें पहले एडमिशन होगा। और फीस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे फीस जो है 6 महीने का 7200 रुपया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।